अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है तो कुछ शायरों वाली बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने के बाद और अमेरिकी सदर, नायब सदर और अपने शानदार इस्तकबाल और उसके बाद दिल्ली पहुंच चुका है। ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकी नायब सदर के साथ जब भारतीय वज़ीर आज़म खड़ा हुआ है तो वहाँ पे जो ब्रीफ किया गया है वही खैर से गाली के जो भी इंग्लिश और हिंदी, यानी भारतीय वज़ीर आज़म ने हिंदी बोली है, उसने इंग्लिश में बात नहीं की। यानी अमेरिकी नायब सदर इंग्लिश में बात कर रही है, उसका हिंदी तर्जुमा हो रहा है और ये हिंदी में बात कर रहा है, जवाब दे रहा है मोदी, उसका इंग्लिश तर्जुमा हो रहा है। जाहिर है कि हमारा काम तो ये बीच में से निकालेंगे कि देखिए जो उन्होंने याद दिला दिया इंसानी हकूक़ की और मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ का जिक्र करके मोदी के मुंह पे तमाचा मार दिया हो। ये इसको छोड़ें, घटिया बातें। असल बात ताकत है उस मोदी की, उसके मुल्क की, वो इज़्ज़त जो उसने अपनी ज़बान को वहाँ जाके दिलवाई है। असल बात ये है। और जो तनकीद उस डेमोक्रेट्स हैं वो क्या करें, वो बताएंगे ना कि ट्रंप नहीं है, वो उनका अपना भी एक वोट बैंक है, तो वो तो उन्हें करना था। लेकिन ये जो उसको इज़्ज़त मिली है और दुखा दिल जिस पे, हालांकि ये शरीका बड़ी बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरबियत एक ख़ास माहौल में हुई है। यानी मोदी ने जब यानी वो जो असम्बली में तकरीर की है, मैं आधी से ज़्यादा नहीं सुन सका। उसकी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि उसके पास अपनी कामयाबियाँ वो जो बता रहा था, जिस तरह से वो अपने मुल्क को बेच रहा था आलमी दुनिया में उस फोरम पे खड़े होकर कि देखिए इंडिया जो है ये ट्रांसफॉर्म होगा तो दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी। इतने मिलियंस को, यानी अमरीकी नायब सदर कह रही है कि आप 1 करोड़ लोगों को एक दिन में कोविड का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और उसने फिर जिस तरह से अपने मुल्क को वो किया, ये होती है इज़्ज़त जो मोदी की होते हुए हमने देखी, वो जो हमें कभी नहीं मिली। इसको इज़्ज़त कहते हैं। चूँकि हमें मालूम ही नहीं इज़्ज़त होती क्या है, मैं इसलिए ये अपने आप को भी याद दिला रहा हूँ और आपको भी याद दिला रहा हूँ कि मोदी का दौरा देखें और जान लें कि इज़्ज़त क्या होती है। हमारे पास तो माजी के अफसाने हैं ना, यूब खान गए थे, लॉलीपॉप लाए थे, हमारे पास तो ये कहानियाँ ना, या बेवफाइयों की कहानी है जिन्होंने काम करना था। कि कश्मीर पॉलिसी एक हमारी होती थी, तो जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, या यूँ कहिए कि हमारे किस्मतों के मालिक हैं, उन ज़ाहिर है कोई मैं किसी की हौसला नहीं रखता नीयत पे शक करूँ, लेकिन ठंडे दिल से बैठ के अगर आज सिर्फ एक सवाल हम अपने आप से करें कि फ़र्ज़ी दुनिया में चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के सरकारी अफसर, फ़ौजी और सिविल अफसर, ये लोग अपने हल्फ की यानी पासदारी करते होते। फ़र्ज़ करें कि इन्होंने आइन का एहतराम किया होता, कानून का एहतराम किया होता। फ़र्ज़ करें कि ये शुरू से उन रूल्स पर चलते जो उनके लिए डिफ़ाइन होते, और ये जो कश्मीर पॉलिसी जो GHQ में बनी अयूब खान के दौर से, ये कश्मीर पॉलिसी अगर आप देखें तो ये मुसलसल चली है आज तक। अच्छा, इस कश्मीर पॉलिसी को फॉलो, इसके दरमियान में जो आया, फातिमा जिन्ना को उड़ा दिया, एजेंट बना दिया, इसकी पॉलिसी में आधा मुल्क गवा दिया, 65 की जंग करवा दी, इंडिया से बॉर्डर्स अपने सील करवा लिए। कश्मीर पॉलिसी, आधा मुल्क टूट गया। कश्मीर पॉलिसी, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान की जंग में उलझ गए, खालिस्तान, फिर बीबी आई, बीबी ने फिर को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की, राजीव गांधी इस्लामाबाद आए। हमें इज़्ज़त अच्छी नहीं लगती, वैसे भी जो भी हमें इज़्ज़त देता है ख़ास तौर पे इंडिया, तो हम खौफज़दा हो जाते हैं क्योंकि हम इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हमें कोई इज़्ज़त दे रहा है तो ये मुनाफ़िक़त कर रहा है, तो हम इस पे शक करेंगे। जैसे ही दूसरा आदमी बंदूक निकाल के हमारी कनपट्टी पे रखता है, हम कहते हैं आप ये ठीक है, सही आदमी है, ये हमें जूते मार रहा है, जलील कर रहा है, तो ये मुनाफिक नहीं है, ये सच्चा आदमी, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, यही यानी हमने देखा ना, बाद में शेख मुजीब गद्दार था और आखिरकार उसको जहाज़ में बिठा कर सलूट मार के ना सिर्फ भेजा बल्कि इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में उसको वापस से बुला के फिर सलूट करवाए। तो अब फ़र्ज़ करें अगर हमारे सरकारी अफसर, ये कश्मीर पॉलिसी किस किस को खाया है इसने। राजीव गांधी आया, बीबी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया। सरकारी अफसर ने कहा कि उसका बॉस, कौम ने जिसको मुंतखब किया है वो तो सिक्योरिटी रिस्क है। सरकारी अफसर से कोई सवाल करने वाला नहीं था कि आपकी प्रोफेशनल जॉब थी, अगर ये सिक्योरिटी रिस्क ये फ़र्द है तो उसकी क्लियरेंस कैसे हो गई, इसने हल्फ कैसे उठा लिया, वज़ारत उज़्मा का सबूत क्यों सामने नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, वो सरकारी अफसर भी अब दुनिया से जा चुके हैं, बीबी भी दुनिया से जा चुकी, राजीव भी दुनिया से जा चुका, जो चीज़ बाकी है वो इंडिया है, पाकिस्तान है, कश्मीर है। इस कश्मीर पॉलिसी ने किस किस को खाया है। उसके बाद नवाज शरीफ आया, उसके खैर जाने की वजह और थी, लेकिन वहाँ भी कश्मीर। अच्छा, उसके बाद बीबी आई, वो समझ गई थी कि कश्मीर पे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, तो वो
यानी वो खैर एक दौर गुजरा। अब उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ आए, नवाज़ शरीफ ने आके फिर वो जब एटम बम के धमाके हो गए, अब ये आइडियल टाइम था। मतलब ये कि 50 साल इंडिया को पूरे हुए थे, गोल्डन जुबली मना रहे थे वो। 50 साल पाकिस्तान को आज़ादी के हो गए थे, हम भी गोल्डन जुबली मना रहे थे। दोनों तरफ एक खुशी का माहौल था और एटम बम दोनों तरफ आ चुका था और वहाँ पे एक इंतहा पसंद जमात यानी जो है वो इक़्तिदार में थी। अब ये बेहतरीन मौका था, यानी वाजपेयी चल के आया और आके उसने मीनार पाकिस्तान पर जाके मोहर लगाई और उसने कहा कि जी पाकिस्तान की अपनी मोहरें हैं, उसको भारत की मोहर की ज़रूरत नहीं है। अगेन हमारी इज़्ज़त हो गई, इज़्ज़त हमें रास नहीं। तो हमने कहा ये तो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब एटम बम आ गया है लिहाजा कश्मीर। अच्छा जी, कश्मीर, कारगिल हो गया। अब वो आए वापस और दुनिया भी आई, चीन समेत, अमेरिका समेत। जब हमारे सामने पोजीशंस खुली तो हम फारिग हो गए। हमने कहा यार हम तो पंगा लेने वाले कौम है, जंग जुलड़ नहीं लड़ते यार, माफ़ी तलाफ़ी वो ही हमारी पहले की हिस्ट्री। भाग गए, क्लिंटन से जाके माफ़ी तलाफ़ी करवाई और कारगिल भुगता। और वो जो फिर उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी गई और वो जो परवेज़ मुशर्रफ आर्किटेक्ट था उसने फिर 20 जनवरी 2004 को एक माहदा इस्लामाबाद पर दस्तखत किए, जिस माहदे पर लिखा हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने वाला अगर कोई कश्मीरी भी जाएगा पाकिस्तान से इंडियन कश्मीर में तो वो टेररिस्ट कहलाएगा। जब 20 जनवरी 2004 को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ ने उस दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए तो उस वक्त भी बहुत ख्याल आया था कि ये काम 88 में बीबी ने अगर सोचा भी होता तो उसके साथ क्या होता, नवाज शरीफ ने सोचा भी होता तो क्या होता। सिविलियन लोग जो हैं सियासतदान, यानी इनकी हमने देखा कि इज़्ज़त यानी होती है और वो लोग आते हैं, उसके बाद हम अपना मसल दिखाते हैं तो फिर हमें जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ते हम वहाँ भी नहीं हैं क्योंकि ठहरने वाले लोग नहीं। आगे चलें, कश्मीर पॉलिसी ने हमें क्या दिया। अब उसके बाद खैर एक और बड़ा तवील वो दहशतगर्दी वाला जंग शुरू हुआ। उसके बाद फिर यानी जरदारी आए, जरदारी ने आके फिर कोशिश की, यानी पीपल्स पार्टी। अब 2008 के इलेक्शन के बाद तो सदर जरदारी के साथ आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो तुम खबरदार इंडिया, वो गद्दारी, कश्मीर कश्मीर। परवेज़ मुशर्रफ ऐसे रिकॉर्ड पे हैं बाय द वे कि वो ये कह रहे थे, एक इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने जब ये बताया वाजपेयी के दौरे पर तो वो एक इजहार ख्याल फरमा रहे थे और कह रहे थे कि देखें जी वो बड़े इंडिया और पाकिस्तान के मामला ठीक हो रहे थे, यहाँ पे नवाज शरीफ और वहाँ पे वाजपेयी और इकॉनमी और मईशत की बातें हो रही हैं। तो हमने कहा कम ऑन इधर आओ, ऐसे उन्होंने उंगली करके परवेज़ मुशर्रफ ने यानी बयान कर रहे थे कि यहाँ की हुकूमत और वहाँ की हुकूमत, इकॉनमी और तजारत और बिजनेस और ये और वो। तो हमने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम किधर जा रहे हो, कश्मीर 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 नहीं भूलना, कश्मीर कश्मीर। अच्छा जी, कश्मीर। अब उसके बाद नवाज शरीफ जब दोबारा वापस आया तो मोदी आ गया, हमें दोबारा इज्जत, हमें कहाँ से रहा सा इज्जत भाई। मोदी आ गया तो जाहिर है कि फिर वो सारे गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार और मोदी और फिर वो जंदल और फिर वो भारत में सरमायाकारी और फिर शुगर मिलें और फिर हुसैन नवाज और फिर ये एक वो गालियों का तूफान। आज तक वो तो खैर कोई सामने बात आ नहीं सकी, अलबत्ता अस्करी सीमेंट ज़रूर सप्लाई होता रहा है, वो सामने भी आ गया। तो अब एक शोर शुरू हो गया कि जी बेइज्जती हो गई और ये मोदी चल के आ गया तो ये तो गद्दार और ये और वो, छुट्टी कराओ गद्दार की, और कश्मीर कश्मीर कश्मीर। चला गया नवाज शरीफ। अब सालेहीन एक और साले को ले आए। साले जो है वो उसी मोदी की, जब वो इलेक्शन में गया तो दुआएं मांगता रहा उसके इलेक्शन जीतने की, और इन सालेहीन से मोदी ने बात तक करना गवारा नहीं किया, फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं किया, जूते मार मार के हमें गंजा कर दिया और अब हम उसकी इज़्ज़त करने लगे। क्योंकि ज़ाहिर है वो मोदी जो चल के पाकिस्तान आ जाए वो तो गद्दार है। वो मोदी जो मतलब है मार मार के गंजा करे, कश्मीर पे कब्ज़ा करे, वो मोदी इज़्ज़तदार आदमी है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें उसकी बात समझ आती है, हमें यही ज़बान समझ आती है। ओके, हासिल क्या किया, अमेरिका के पास गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, शादियाने बजाते हुए वापस आए। मोदी ने कब्ज़ा किया कश्मीर पे और करके बताया कि ऐसे होते हैं कब्ज़े। अमेरिकी सदर आके कब्ज़े नहीं दिलवाता, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत पे कब्ज़े लेने होते हैं। अगले ने लेके दिखा दिया। उसके बाद चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया से जिस तरह से इलाके लिए हैं, अगलों ने लेके दिखा दिया, ऐसे लेते हैं इलाके, अमरीकियों से अपील नहीं करते। खैर, कश्मीर पॉलिसी का तसलसल और उसकी अजीम जो हम सम्राट आज समेट रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये अपने सारे लोग अपने सिर्फ एक काम करते कि अपनी कसम जो हल्फ इन्होंने उठाया था उस पर कायम रहते, सियासत में हिस्सा न लेते, अपने बॉसेस का एहतराम करते जो उनका मैंडेट था, जिसके लिए इनको सरकारी ख़जाने से पैसे मिलते हैं, जिसके लिए इनको पेंशन मिलती है, अगर ये वो अपने उस पर कायम रहते तो फ़ातिमा जिन्ना से आप शुरू कर लीजिए, मशरक़ी पाकिस्तान आज तक मशरक़ी पाकिस्तान होता। पहली बात यह है
कश्मीर का मसला जो आज हल इन्होंने करके दिया है, नहीं तो आप अंदाज़ा लगाएं 65 से लेकर कितने साल बनते हैं ये जूते जो खा खा के, इससे कहीं बेहतर सोल्यूशन कश्मीर का इंडिया से हमारे नॉर्मल ताल्लुकात हो चुके होते, बॉर्डर्स हमारे बंद ना होते। अब जब ये शायरी हो ही रही है, आगे आ जाए कि अगर वाजपेयी जब 20 साल पहले लाहौर आया था, गोल्डन जुबली हो चुकी थी दोनों मुल्कों की, और वहाँ भी एक बड़ा बराबरी का जो तसव्वुर था इंडिया में कि पाकिस्तान बराबर का मुल्क है, कारगिल ने उस तसव्वुर को चंद महीनों बाद, हफ्तों बाद तोड़ दिया। यानी हिंदुस्तान के सारे लोग जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की है और वहाँ पे एक पैरिटी का एक आ गया था कि हाँ पाकिस्तान अब न्यूक्लियर डिवाइस है, कारगिल फ़ौरन हुआ। कारगिल के बाद जब उन्होंने जूते मारने शुरू किए और फिर हमने दौड़े लगानी शुरू की और भाग गए, तो वो जो न्यूक्लियर का वो जो एक धड़का था इंडिया के ऊपर, वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा ये तो अभी मतलब है। तो इसका फिर ये हुआ कि नतीजा हमने, अब तसव्वुर कीजिए कि अगर ये ना होता, ये लोग अपने हल्फ की पासदारी करते, तो 20 साल पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि इन 20 सालों में एक तो वाजपेयी और नवाज शरीफ अगर उस वक्त 50 साल के लिए उस स्टेटस पे जो तजवीज़ ज़ेर बहस थी कि फ्रीज़ कर दिया जाए, तो उन 50 साल में से 21 तो गुजर चुके हैं। और यही सब कुछ होता और आमदोरफ्त कश्मीरियों की, यानी एक दूसरे कश्मीर में जा रहे होते, भारतीय फ़ौज इस अंदाज़ में कश्मीरियों पर उतना जुल्म ना ढाती जो बाद में कश्मीरियों ने जिसकी कीमत अपनी जान और खून और इज़्ज़तों से पे की है, ये उनके साथ दरिंदगी ना होती, बच जाते वो। और इन 20 सालों में अगर हमारी तिजारत होती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसलाबाद में जो चीज़ें बन रही हैं, सियालकोट में बन रही हैं, गुजरांवाला में जो पंखे बन रहे हैं, इनको अगर मार्केट मिले दिल्ली तक, हमारे जो आपको पता पाकिस्तानी डिज़ाइनर हमारे कपड़े इंडिया में किस कदर मकबूल है। मारिया बी हमारा एक जो डिज़ाइनर है, ये दिल्ली में इन्होंने एक शॉप खोली, वो घंटों में खाली हो गई और एमरजेंसी ऑर्डर्स मंगवाने पड़े। चार्टर प्लेन के ज़रिए ऑर्डर गए हैं। हमारे कपड़ों की इंडिया में इतनी डिमांड है। हमारा ड्रामा पाकिस्तान का इंडिया में जब गया, जी ज़िंदगी ने शुरू किया 2013 में, तो इंडिया के लोकल इतनी बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री है, हम सोच नहीं सकते उनकी टीवी इंडस्ट्री, वो यूनाइट हो गए अगेंस्ट पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट के इनके होते हुए हम नहीं लड़ सकते, इनको हटाएं। उन्होंने वहाँ नेशनलिज्म का नाम लेके पाकिस्तानी ड्रामों को हटाया, हालांकि वो भी अपनी हमाकत कर रहे थे। पाकिस्तानी आज की दुनिया में क्या छुपता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे की मकबूलियत, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की मकबूलियत भारत में आज जो भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, ये तमाम तर हमाकतों के बावजूद, हमारी कश्मीर पॉलिसी के बावजूद, ये जो पंजाबी फिल्में बनाते हैं भारत में, उन्होंने हमारे स्टार्स, पूछें इफ्तिखार ठाकुर से, यानी वो $4000 एक दिन का इफ्तिखार ठाकुर आउटडोर शूटिंग में चार्ज करते हैं, जो इंडियंस यानी जो फिल्म पंजाबी बनती है और वो पे करते हैं। अच्छा, ये हमारे स्टेज थिएटर के आर्टिस्ट, इनको अगर यानी इंडियन टेलीविज़न की इंडस्ट्री का वो मौके मिले होते, हमारे जो लोग म्यूज़िक के हैं, हमारे जो लोग, यानी अंदाज़ा लगाएं कि क्रिकेटर्स कितने होंगे टैलेंटेड जो नेशनल टीम में आते होंगे, लेकिन अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होते तो आप अंदाज़ा लगाएं, यानी हमारा, अच्छा फिर वो लोग इंडियन विज़िटर जो लाहौर आते, जो अपना फैसलाबाद घूमने जाते, कराची मुंबई से लोग, जो एक पूरी, आप जानते हैं जब कोई विज़िटर आता है तो भाई वो आपके रक्शे में बैठेगा, आपका रक्शा चलेगा, टैक्सी में बैठेगा, टैक्सी चलेगी, वो आपकी दुकानों से जाके जब खाना वो खाएगा, आपका खाना बिकेगा, आपकी चाय बिकेगी, आपके कपड़े बिकेंगे, आपका फर्नीचर बिकेगा। ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, बाज़ार होते हैं, ये बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क की फैक्ट्री और इंडस्ट्री में बनने वाले माल के शोकेस होते हैं। यहाँ पे लोग आके हमारा, यानी वो भारतीय आके जब हमारा फर्नीचर ख़रीदते हैं, हमारे कपड़े ख़रीदते, चावल ख़रीदते, हम वहाँ से कुछ अच्छी, यानी हमें कोई अच्छी ऑफ़र्स होती हैं। एक चीन देखें ना, दो बड़ी, यानी चाइना और इंडिया, ये जो कंपनीज़ हैं, मतलब इधर चाइना की ना जोंग, तो वहाँ से इंडिया की कोई मोबाइल कंपनी आके पाकिस्तानी मार्केट को ल्योर करने के लिए कम्पीट करते हैं आपस में। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम जापान फंसे हुए हैं, होंडा टोयोटा मार दिया, 3rd क्लास डब्बे 3 गुना महंगी पाकिस्तानी पैसा देकर डब्बे ख़रीदते हैं। हमारे साथ ये मामला ना होता, ये जो मर्सिडीज़ के प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं, वहाँ पे चौर, मतलब है एक खुशहाली होती, एक तिजारत होती, जो पॉलिटिशियंस का शुरू से विजन था कि कश्मीर को अमन से हल कर लें, कश्मीर इज़्ज़त से हल होता। ये जो हल जिस पर हम जूते खा के, बैठ के, मान के, एक छुपकली और छछूंदर बन के पड़े हुए हैं साइड कोने में, मुंह लगाने के लिए हमें को तैयार नहीं है, मोदी समेत, इससे कहीं बेहतर हालत में होते। तो ये एक इतवार के रोज़ मैंने सोचा कि ये मोदी का दौरा कंक्लूड हुआ, कश्मीर पे हम फारिग हो चुके हैं, रस्मी तौर पे भी कोई एहतजाज नहीं, मान चुके हैं, बल्कि गिड़गिड़ा रहे हैं कि मान गए मोदी शहजादे, बस कर दे मोदी, ना 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 आज ना मारिया कर सानू।
और ये करके अब हमारी अगला ये है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जाए और गिलगित बल्तिस्तान को भी ज़ाहिर बना चुके। तो बस अब ठीक है, यही है। और बाकी अब हमें ये ख्याल भी आने लगे हैं कि नहीं आज की जो जंग है वो तो माशियात की है। देखें ना, अफ़गानिस्तान के साथ अगर रास्ते अमन आप समझें, अगर तसव्वुर करें कि 9/11 जो है ये वाजपेयी के दौरे के बहुत बाद हुआ था, यानी काफ़ी महीनों बाद हुआ था। कारगिल ना होता, इंडिया से हमारे ताल्लुकात नॉर्मल रूटीन में रहते, तिजारत हमारी शुरू हो चुकी होती, जमहूरी पाकिस्तान में हुकूमत होती और 9/11 उसके बाद होता, तो हम कहीं बेहतर डील अमेरिका से करते। मुझे बताएं कोलिन पावल की फिर ये ज़रूरत होती? क्योंकि उस वक्त जब 9/11 हुआ, अमेरिका जो प्रेशर हम पे डाल रहा था वो तो था ही, उधर से इंडिया भी पीछे पड़ा हुआ था। और परवेज़ मुशर्रफ की अगर आप वो तकरीर निकाल के याद करें आज भी, तो वो ये है कि हमें तो एटमी असासे ख़तरे में आ गए हैं। और पाकिस्तान का 71 के बाद 1971, यानी कोलिन पावल के फ़ोन के बाद ये परवेज़ मुशर्रफ के अल्फाज हैं कि 1971 के बाद पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में आ चुका है, हमारे एटमी असासे ख़तरे में आ चुके हैं। और पहला सवाल जो जहन में मेरे आया वो ये था कि भाई अभी तक तो आपने हमें ये बताया कि हमें घास खानी है, एटम बम बनाना है जो हमारी हिफाजत करेगा। आज आप कह रहे हैं कि वो नहीं, हमें एटम बम की हिफाजत करनी है। वो यार उसने मेरी हिफाजत करनी है, मैंने क्या ही नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान उस तरह से जलील ना होता, हमारे 70,000 लोग इस तरह से न मरते। ये टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बाज़ लोग प्यार करते हैं, उसका नतीजा फिर यानी बमों को गले से लगाने का नतीजा 70,000 80,000 लोग शायद हमारे बच जाते। और ये अफ़गानिस्तान में जो एक बेतुकी लड़ाई लड़ी गई और बिला वजह हम, यानी अब ब्लैकमेल, हम भी तो ब्लैकमेल होते हैं ना, यानी अपना पैसा, गरीब कौम का पैसा, सरकारी पैसा अफ़गानिस्तान में झोंक के हम चाहते क्या है कि एंटी इंडिया हुकूमत आ जाए वहाँ, यही चाहते हैं ना। तो अगर इंडिया सही नॉर्मलाइज हो जाता तो आपको अफ़गानिस्तान में एंटी इंडिया गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत ही ना होती। 9/11 के बाद इंडिया उस तरह से आपके ख़िलाफ़ कैंपेन भी ना करता। और अगर एक जमहूरी अमल चलता रहता तो दहशतगर्दियों की फैक्ट्रियों का भी सवाल पैदा ना होता। वहाँ तो फिर रोज़गार की बात होती, तिजारत की बात होती, तालीम की बात होती, टूरिज़म की बात होती, यानी आगे बढ़ने की बात होती। यानी वो सब कुछ हुआ नहीं। कश्मीर पॉलिसी जीतती गई। आपको मुबारक हो, आप कामयाब हुए, लेकिन इसका नतीजा आपको क्या मिला? पाकिस्तान को क्या मिला? आपको तो शायद मिला हो, पाकिस्तान को क्या मिला? ये फ़ैसला, ये सवाल मेरा ख्याल हम अपने आप से खुद ही करें। और बस इस बात पे वीला ख़त्म करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है, फ़र्ज़ करें, यानी हमारी बेबसी पे गौर करें कि हम फ़र्ज़ क्या कर रहे हैं। हम ख्वाब देख रहे हैं कि काश ऐसा दिन आ जाए कि पाकिस्तान की डीप स्टेट उस हल्फ को पर अमल करे जो कसम खाते हैं। यानी ये इस्लाम के नारे लगाने वाले, काश ये एक आयत को सामने रख लें कि जो अहद करो उसे पूरा करो, जो अहद करो उसे पूरा करो। काश ये लोग कश्मीर पॉलिसी को देखकर, अपने फेलियर्स को देखकर, काश ये आज भी समझ जाएं कि कौम की इज्तमाई जहानत पर एतबार करना होगा। ये वरना वही नताइज निकलेंगे जो आज तक निकले। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।